स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर ना ये शाम को ही रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग आधे में ही रुक गई, तो आधा ही लेक्चर तभी अपलोड हो पाया था। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन में क्या था, एक इस तरह का हमने रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा लिया था। और करंट जो है, करंट I2 यहाँ से एंटर करके यहाँ से बाहर जाने वाला था। अच्छा, यहाँ से यहाँ का लेंथ शायद A बोला था, यहाँ से यहाँ का लेंथ B था, और यहाँ से यहाँ का लेंथ C था। अब अगर वो चेंज हो गया होगा तो वो देख लेना। अच्छा, ABC इस तरह से लिख दिया। अब करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन से एंटर करके ये नीचे वाले क्रॉस सेक्शन से करंट जो होता वो बाहर निकलता। तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया, यही लिखेंगे ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, मटेरियल मैंने चेंज किया नहीं, ये रेजिस्टेंस को R2 लिख रहे हैं। R2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर वाले करंट को मैंने I1 बोला था, तो I1 के लिए जो रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू था R1। अब I2 के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू है R2। अच्छा, अब यहाँ पर R2 मटेरियल चेंज किया नहीं तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी रो रहेगा। कितना लेंथ ट्रैवल करना है, तो करंट को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आना है। अब यहाँ से यहाँ मतलब वो क्या करेगा, B लेंथ ट्रैवल करेगा। तो लेंथ के प्लेस में रख दिया B, और एरिया के प्लेस में रख दो, एरिया के प्लेस में रख दो A इंटू सी, एरिया के प्लेस में रख दिया A इंटू सी। यहाँ से ये मेरे पास R2 का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब एक बार मेरे को R2 का वैल्यू मिल गया, तो अब क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस को और कुछ देख लेते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करना, सिंपल रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में क्या है, इस तरह का कंडक्टर ले लेते हैं। ये ऐसा है, ठीक है। ऐसा एक सिलेंडर दे रखा है, और ये जो सिलेंडर है ना वो क्या है, बीच से खाली है। मतलब यहाँ पर ये सॉलिड है, ऐसा ऐसे सॉलिड है, और बाकी बीच में ये क्या है, खाली है। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये मान लो L लेंथ का सिलेंडर था, ऐसा यहाँ से यहाँ L लेंथ है, और इसका जब आप इसको सामने से देखोगे ना तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। सामने से जब आप इसको देखोगे तो आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ तो इस तरह का है, ये और इसके ऊपर एक और सर्कल। हाँ, अब इनर वाला रेडियस, अंदर में जो सिलेंडर है उसका रेडियस है R का, और बाहर में जो सिलेंडर है उसका रेडियस है 2R, और मटेरियल सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है इतना, क्योंकि अंदर से वो क्या है, खाली है, अंदर से खाली है, मटेरियल इतना ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी का वैल्यू है रो, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर करंट इस वाले में ऐसे एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करके अगर करंट यहाँ बाहर चला जाएगा तो कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रो एल अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, नेट कनेक्शन अच्छा नहीं क्या, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ का वैल्यू है एल। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये एरिया, ये जो शेडेड एरिया है ना उसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि बीच में तो खाली है, बीच में से तो करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट जाना है वो यहाँ से मूव करके जाना है। अब यहाँ से जो करंट मूव करके जाएगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। तो इसका एरिया देखो कैसे लिखेंगे। अब अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, ये इतना सिर्फ जो शेडेड पोर्शन उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल with radius 2r, with radius 2r minus area of circle, area of circle with radius कैपिटल R, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करते हैं ना, ये जो 2r रेडियस वाला सर्कल है ना, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर ये जो r रेडियस का सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लो। अब 2r रेडियस वाले सर्कल के एरिया में से जब r रेडियस के सर्कल को आप माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। इसको आप कहीं पे रफ में नोट कर लेना, ठीक है। ये रफ में नोट कर लोगे तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L, देखो पाई का टर्म इधर भी है, पाई का टर्म इधर भी है, दोनों से पाई मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3r स्क्वायर हो गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा रो L अपॉन 3 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके तसल्ली के लिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन करना यही है, रो L अपॉन A और एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लो एक ट्रायंगुलर शेप का वेज है इस तरह से, और ये वेज ऐसे आगे तक कंटिन्यूड है, जो कंडक्टर है वो इस तरह के शेप का है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, करंट इस वाले पॉइंट से एंटर करके इस वाले पॉइंट से ऐसे बाहर निकलने वाला है। ये बोला गया है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए, और यहां से यहां का जो लेंथ है वो है ट्वाइस ऑफ ए का। इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो है रो। अब फिर से हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं? रो L अपॉन एरिया। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बैठेंगे तो रेजिस्टिविटी कितना है? रो। कितना लेंथ ट्रैवल करना है? करंट को यहां से यहां तक जाना है तो 2a का लेंथ ट्रैवल करना है, तो लेंथ के प्लेस में लगा दिया 2a। अच्छा, अब एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार ये जो ट्रायंगुलर शेप है उसका एरिया होगा क्या? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना पता नहीं आपको आता है या नहीं, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये सब मैथ्स का पार्ट है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होगा वही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्लेस में ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो √3a² डिवाइडेड बाई 4, ये a से ये स्क्वायर वाला टर्म गायब कर सकते हैं और ये 4 ऊपर जा सकता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 8 रो अपॉन √3 टाइम्स ऑफ a। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन में क्या करना है? सिंपली आपको क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, लेंथ देखना है, और आप इन सबको फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हाँ, ऐसा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कंडक्टर है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है, और ऐसा बोला गया था कि इसका इनिशियल लेंथ जो है, इसका इनिशियल लेंथ है L का, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैपिटल A का है, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो रो की है, ठीक है। अब ये बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ द
length of the conductor, if the length of the conductor is doubled by stretching, length of the conductor is doubled by stretching the wire, then find its new resistivity, find its new resistivity। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसा बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है उसको 2 गुना कर देना है, कैसे? स्ट्रेच करने से, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये बहुत ही आसान है। आप क्या बोलोगे कि सर रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है रो एल अपॉन ए। बिल्कुल सर, हमको फॉर्मूला आता है। अच्छा भाई साहब, अब तुम एक बात तो लॉजिकली सोचो, अगर तुम मटेरियल को स्ट्रेच कर दोगे, मटेरियल को एलोंगेट कर दोगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तुम उसको स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, कभी भी रेजिस्टिविटी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मैं अगर बोलूं कि वाटर का डेंसिटी, अब वाटर का डेंसिटी वो वाटर की प्रॉपर्टी है ना, वो चेंज होता है क्या कभी? आप एक जग पानी ले लो, बकेट भर के पानी ले लो, चुल्लू भर पानी ले लो, ठीक है, सब सारे वाटर का डेंसिटी एक जैसा रहेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई भी मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो शेप चेंज करने से तो होगा नहीं, इसका मतलब रो के वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, जो नया रेजिस्टेंस है ना उसके लिए मैं आर डैश यूज कर रहा हूँ, जो नया रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आर डैश। अब अगर मेरे को आर डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आर डैश के प्लेस में लिख रहे हैं रो, जो नया लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ एल लिख दिया ना, क्योंकि मैंने बोला है कि लेंथ को अपने को डबल करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ एल लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ऐसे लिख देंगे। अब बोलोगे ठीक है सर, इसका मतलब ये जो आर डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, ऐसा कुछ आएगा क्या? अब जब इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर ये जो नया रेजिस्टेंस है ना आर डैश, ये 2 टाइम्स ऑफ पुराना रेजिस्टेंस। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत है आंसर। अब बोलोगे सर क्यों? आपने तो बोला कि लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बात सही है। लेकिन यहां पर आप एक चीज मिस कर गए। क्या मिस कर गए वो देखिए। आपने कभी भी अगर एक वायर को स्ट्रेच किया होगा, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक वायर को स्ट्रेच करोगे ना, तो जैसे जैसे आप उसका लेंथ चेंज करते हो या लेंथ को बढ़ाते हो, उसका जो थिकनेस है वो छोटा होता जाता है क्या? वो बाल में लगाने वाला एक आता है, वो लड़कियां बाल बांधती है, ठीक है। अब वो जो लड़कियां बाल बांधती हैं उनको निकालना, मतलब अपने घर में, तुम्हारे घर में भी आसपास में कोई अगर होगी दीदी बहन कोई भी होगा जो लगाता है, या तुम भी अगर लगाते होगे, तुम्हारे भी शौक अगर होंगे उस तरह के लगाते होगे, तो आप उसको निकालना और ऐसे स्ट्रेच करके देखना। जब उसको स्ट्रेच करके देखोगे तो तुम देखोगे कि वो जो थिकनेस है ना वो थिकनेस वाइज कम होता जा रहा है। अब जब वो थिकनेस वाइज कम होता जा रहा है, इसका मतलब जब आपने इसके लेंथ को बढ़ाया तो दो चीजें हुई। जब आपने इसके लेंथ को बढ़ाया तो दो चीजें हुई। क्या हुआ? एक तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी छोटा हो गया, एक तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी छोटा हो गया, और जो इसका लेंथ है वो 2l हो गया। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ए डैश मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को अभी नहीं पता क्या है, तो मैं मान लेता हूँ ए डैश हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा भाई साहब, अच्छा मटेरियल की प्रॉपर्टी रो, इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं आया। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है रो ये अभी भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा अच्छा, अब अगर आपको पता हो, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा या जब मैं इसको एलोंगेट करूंगा तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, on stretching or compressing a wire, there is no change in the volume of the wire। अब बोलोगे सर ये वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी। जैसे मेरे पास एक वाटर का बॉटल है, ये पानी का एक बॉटल है,
इसका कैपेसिटी है 1 लीटर, इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक वायर है, वायर को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं या उसके शेप को चेंज कर दूं, शेप को चेंज करने से उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कंडक्टर था, उसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने से पहले जितना वॉल्यूम होगा, स्ट्रेच करने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है। तो ऑन स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग अ वायर देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक तो ये बात आपको याद रखना है, और एक और बात आप याद रख सकते हो यहाँ पर, एक और बात क्या याद रख सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका होता है, वॉल्यूम कभी भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम का तरीका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स को आप कहीं पे भी नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होने वाले हैं। अच्छा भाई साहब, अब यहां पर अगर मैं बोलूं, जैसे केस 1 में पहले वॉल्यूम मान लो v था, बाद में वॉल्यूम हो गया v डैश। पहले वॉल्यूम v था, पहले इसका वॉल्यूम v है, बाद में हो गया v डैश। मैंने v और v डैश को इक्वेट कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट में जो लाइन लिखा था कि अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूं या कंप्रेस करूं तो उसके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई साहब, अब सेकंड पॉइंट है कि वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इस पहले में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a था और लेंथ इसका l था, तो पहले वॉल्यूम a इनटू l है। बाद में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a डैश हो गया और लेंथ इसका l डैश हो गया, तो बाद में वॉल्यूम ये है। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि जो l डैश है, जो नया लेंथ है, वो पुराने लेंथ का 2 गुना है। क्वेश्चन में ये गिवन है, बिल्कुल। इसका मतलब l डैश के प्लेस में 2l का वैल्यू रखा जा सकता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a टाइम्स ऑफ l इज इक्वल टू a डैश। a डैश अपने को पता नहीं, वही कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो नया लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ l है। l से l कैंसिल कर लो अगर, तो a डैश का वैल्यू आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी हाफ हो गया। और जब मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो मैंने एरिया में कोई चेंज कंसिडर नहीं किया था, वो गलत अप्रोच है। लेंथ में अगर आप चेंज करोगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। लेंथ देखो, अगर यहाँ पे 12 लेंथ हुआ है तो एरिया भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आर डैश। नया रेजिस्टेंस आर डैश अगर कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रो इनटू एल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश। इसका मतलब जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश, उसका वैल्यू हो जाएगा रो। एल के प्लेस में जो नया मेरे पास लेंथ है एल डैश, एल डैश के प्लेस में अपन क्या करेंगे, लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय ए डैश। ए डैश एरिया के प्लेस में क्या रखेंगे, ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा भाई साहब, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। आर डैश कैन बी रिटन एज, ये 2 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए, लिख सकते हैं। अब रो एल अपॉन ए क्या था, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था ना, मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया ना आर डैश, वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ आर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ये मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, कुछ गलतियों के कारण ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, क्योंकि अपलोड भी करना है अभी।